दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो इंडिया में विंड एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी नंबर 1 है। लेकिन सिर्फ इंडिया की बात नहीं, पूरे विश्व के अंदर जो विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियां उसमें भी टॉप 5 में शुमार है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है लेकिन प्राइस काफ़ी नीचे है। इस समय स्टॉक सिंगल डिजिट में, क्या निवेश करना चाहिए? तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जिस तरह से सरकार ने अपना गोल सेट किया है ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण का, उसको लेकर यहाँ पे कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको डिस्कस करेंगे। सरकार को क्या क्या उसमें करना होगा, किस तरह से इस सेक्टर को प्रमोट करना होगा। दूसरी तरफ विंड एनर्जी सेक्टर को भी लेकर काफ़ी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे सुजलोन एनर्जी का स्टॉक काफ़ी समय से आपको 8 रुपीज़ के आसपास दिखाई दे रहा है। वैसे इसमें गिरावट भी होती है तो स्टॉक फिर से 8 रुपीज़ के सपोर्ट को तो पकड़ ही लेता है। एक तरह से मजबूत सपोर्ट बना हुआ है लेकिन प्राइस बढ़ नहीं पा रही है। काफ़ी समय से स्टॉक नीचे है। इसने एक बार 13 का हाई बनाया था कोविड काल के बाद में, लेकिन फिर से स्टॉक इस समय वो टच नहीं कर पाया उस हाई को। तो उसके पीछे क्या वजह है, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम आज के कारोबार को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 8.20 पर हुई। शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग लास्ट डे की थी वो 8.15 की थे और इंट्राडे में लो बना 8 का, हाई है 8.20 का। तो आप देख सकते हो कि कुछ समय के लिए स्टॉक पॉजिटिव बना लेकिन फिर यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला। स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस समय डर रहे हैं और वहाँ पे उनका जो खरीदारी की बजाय बिकवाली ज़्यादा हो रही है और इस वजह से स्टॉक यहाँ पे वो अप मूव नहीं कर पा रहा है। 8.10 पे क्लोजिंग थी 0.61% की गिरावट के साथ में। आपको ये ध्यान होगा कोविड काल में स्टॉक बहुत नीचे आ गया था, करीब 1.74 यानी 1 रुपये के आसपास स्टॉक था 2020 मार्च में। लेकिन उसके बाद जो दौड़ना शुरू हुआ तो 13 तक चला गया। एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ, लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने। लेकिन उसके बाद में उस हाई को फिर से टच नहीं कर पाए। ये स्टॉक आपको पता होगा 2008 में 4 के आसपास ट्रेड करता था। उस समय जब विंड एनर्जी सेक्टर को इतना कोई सीरियसली नहीं ले रहे थे और लोग इतने उसके बारे में बात भी नहीं करते। लेकिन अब तो विंड एनर्जी सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन आने वाला है। सरकार ने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए रास्ते भी तलाश लिए। जितनी ऊर्जा का निर्माण होगा उसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का भी निर्माण होगा। तो क्या इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी? तो बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वैसे ये देख सकते हो कि एफआई की पहली पर्सन है। एफआई लगातार खरीदारी करते हो, वो जब प्रॉफिट बुक करते हैं स्टॉक नीचे आता है। आप ये देख सकते हो कि 17 मार्च 2023 को भी ये 8 रुपये के आसपास था, तो 3 अप्रैल को भी आपको 8 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी स्टॉक भले ही 7 रुपये तक आपको ज़्यादा वो दिखाई देगा क्योंकि इसकी जो लो बनी थी आप देख सकते हो 7 रुपीज़ की थी 28 मार्च को, लेकिन इसने फिर से 8 के सपोर्ट को पकड़ा। तो ये एक मजबूत सपोर्ट है। अगर हम पिछले 1 साल की इसकी संभावनाएं देखें तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ता है, फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है। फरवरी 2022 को देख सकते हो इसने 11.50 की जो हाई बनाई थी, वहाँ से स्टॉक लगातार नीचे गिरा। तो अगस्त 2022 को ये 6.20 पे आ गया, यानी 11 रुपये से स्टॉक सीधा 6 रुपये पे आया। लेकिन वहाँ से फिर से एक तेज़ी का माहौल शुरू हुआ, तो ये 6 रुपये से स्टॉक जब दौड़ने लगा तो ये लगभग आप देख सकते हो कि 10 तक चला गया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि निचले लेवल से खरीदारी शुरू होती है, स्टॉक फिर ऊपर जाता है। तो 10 से गिरते हुए आप देखें तो फिर अब की बार ये 7 तक आ गया था। अब 7 से फिर 8 पर आ गया, यानी एक तरह से इसने अपना बॉटम बनाया और स्टॉक ऊपर जाने को तैयार हुआ। यानी फिर से ये 10 रुपये के आसपास जाने की संभावना बनेगी। तो निचले लेवल से खरीदारी की वजह से ऊपर जाता है स्टॉक, फिर प्रॉफिट बुकिंग होते नीचे आता है। तो ये कभी से इसमें आप देखें तो संभावना वही बनी हुई है, 2 से 3 रुपये का मूवमेंट होता है। और ये सारी की सारी जो संभावना इसीलिए बनती है क्योंकि इसमें एफआई निवेश करते हैं निचले लेवल से और फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फिलहाल इस समय कुछ फायदा नहीं हो रहा है। और वैसे अगर आप देखें तो जितने पेनी स्टॉक है वो इस समय काफ़ी नीचे भी है। और दूसरी तरफ देखें तो पावर सेक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा दबाव झेलना पड़ा है। बड़े बड़े पावर सेक्टर के शेयर इस समय काफ़ी नीचे, जिसमें आप देख सकते हो कि चाहे अदानी पावर हो या टाटा पावर हो, इसके अलावा जो हैवी मशीनरीज बनाने वाले शेयर वो भी काफ़ी नीचे। एग्जाम्पल के लिए आप भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को ले सकते हैं। तो इस हिसाब से ये स्टॉक भी नीचे। अब यहाँ पे जो ये रिपोर्ट है आप देख सकते हो कि जो 2023 से लेकर 2032 के बीच में जो विंड एनर्जी सेक्टर के जो मजबूत खिलाड़ी है वर्ल्ड के, उसमें आप देखें तो आपको नाम दिखाई देंगे जी रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा एबीबी लिमिटेड, नॉर्डेक्स एसी और फिर एनीविजन ग्रुप और सुजलोन एनर्जी। तो ये कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड की बड़ी कंपनी जो इस सेक्टर में सक्रिय है, जिसमें आप देख सकते हो सुजलोन का नाम भी आपको दिखाई देगा। तो ये 5 कंपनियों के अंदर आपको सुजलोन भी दिखाई देगा। इसका मतलब सुजलोन का बिजनेस काफ़ी मजबूत है। और अब यहाँ पे जैसे कि सरकार ने अपना एक्शन प्लान तैयार कर लिया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में किस तरह से आगे बढ़ना और किस तरह से इंडिया आने वाले समय विश्व गुरु बन सकता है इस ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से। तो इंडिया 2 से 3 साल के लिए अपना एक फॉर्मूला लेके चले ताकि इस सेक्टर में वो लीडर बने। इंडिया ने अपना प्लान इस सब तैयार कर लिया कि कम से कम 50 से लेकर 100 के टन्स ऑपरेशनल कैपेसिटी तैयार कर लेनी है 2025 तक, और उसके लिए जल्द से जल्द इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ना है।
फिलहाल देखें तो इंडिया भी ऑलरेडी यूएस, चाइना और यूके साथ में ज्वाइन हो चुका है इस ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और वो चाहते हैं कि इस सेक्टर में लीडर बने इंडिया। अब यहाँ पे देखते हो इंडिया ने इसकी शुरुआत कर दी है। आप देखो सबसे पहले 17,940 करोड़ रुपीज़ का एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे सैंक्शन किया, जिसके माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसके बाद जो सेकंड इसका लीवर है, जिसमें ये देख सकते हो कि सपोर्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क और ग्रीन हाइड्रोजन गैस ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन परचेज ऑब्लिगेशन, तो इसके लिए पॉलिसी को बदला जा रहा है। उसके माध्यम से ज़्यादा इन्वेस्टर इस तरफ प्रेरित हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, उसकी शुरुआत की गई है। इसका जो थर्ड लीवर है उसमें देखिए तो सेटिंग इन स्टैंडर्ड एंड रूलर्स एलिगेंस इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम्स और टू विद द पोटेंशियल एक्सपोर्ट मार्केट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा सके, उसके लिए एक मार्केट इस्टेब्लिश किया जाए। और यू के साथ में इसकी मीटिंग भी हो रही है ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का जितना निर्माण हो उसको विश्व के कैसे देशों में पहुँचाया जाए, किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाए, उसके ऊपर इंडिया ध्यान दे रहा है। उसको फोर्थ लीवर है वो आप देख सकते हो मोड ऑफ एक्सपोर्ट, किस तरह से इसको एक्सपोर्ट किया जाए, कमर्शियली इसको इस्तेमाल किया जाए, ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है और किस तरह से इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, इंडिया में इसका इस्तेमाल किस तरह से हो, और एक्सपोर्ट के माध्यम से देखें तो इसको एक तरह से इसके लिए पहले से एक पाइपलाइन तैयार की जाए, जिसके माध्यम से ये सारा का सारा काम आगे बढ़े। तो इन सब के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और ये जो है आने वाले समय बिल्कुल इंडिया विश्व गुरु बन सकता है इस ग्रीन हाइड्रोजन के मिशन के माध्यम से। एक बड़ी अपडेट और यहाँ पे निकल के आ रही है, आंध्र प्रदेश आने वाले 10 साल में 76,000 रुपीज़ की बचत कर सकता है ग्रीन एनर्जी को अपना के, और इसके लिए आंध्र प्रदेश ने कमर कस ली है। आप देख सकते हो स्टेट एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे एमओयू साइन किए जाए, जिसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए। जो इन्वेस्टर समिट हुई उसमें भी यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश लाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो थिंक टैंक है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज हॉरिजन, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश ग्रीन एनर्जी को आगे से आगे आजमा के करीब 76,000 रुपीज़ का बचत कर सकता है। और इसके लिए चाहते कि इसमें एमओयू साइन किए गए, कम से कम 25 गीगावाट एनुअल एनर्जी की कैपेसिटी के एमओयू साइन किए गए, जिसमें आप देख सकते हो कि अनंतपुर, कर्नूल, कडप्पा और विशाखापट्टनम, इन सब जगह पे देखें तो ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। और जिस तरह से इससे पहले अगर देखें तो राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका इसमें बहुत आगे, आंध्र प्रदेश भी चाहता है कि इस रेस में वो पीछे न रहे, और इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके अपनी रकम भी बचाना चाहते हैं वो। तो कुल मिला के देख सकते हो जिस तरह से स्टेट इस समय सक्रिय हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को आजमाने के लिए, तो सीधा फायदा सुजलॉन को होगा, क्योंकि सुजलॉन विंड एनर्जी सेक्टर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उनके पास जो वर्क फोर्स है वो ऐसे प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं। इनके पास जो सबसे बड़ी जो इनकी ताकत है कि ज़मीन अधिग्रहण से लेकर पूरा प्रोजेक्ट शुरू करके उसको लाइफ टाइम वारंटी देने का काम कंपनी करती है, और ऐसी कंपनियां बहुत कम है। इसीलिए जो कोई नई कंपनी इस सेक्टर में आएगी तो वो भी सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप करेंगे। और जिस तरह से यूपी हो या फिर एमपी, वो भी अब ग्रीन एनर्जी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो चुके हैं। आने वाले समय में बिजनेस बढ़ने की संभावना पूरी है, और सरकार का सहयोग तो पूरा मिल ही रहा है। और इसी वजह से आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी अपने डेट को भी लगातार कम करने के मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये छोटा पेनी स्टॉक कमाल कर सकता है। अगर आप इसकी देखें रेवेन्यू और प्रॉफिट को, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि दिखाई देगी। अगर हम बात करें दिसंबर 2021 की, तो 1610 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था, और मार्च में ये बढ़ के 2474 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद में जून में कमी आई 1381 करोड़ का रेवेन्यू, जो सितंबर में बढ़ के 1438 करोड़ तक पहुंच गया, और दिसंबर में ये 1458 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 3 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, और इस बार भी रेवेन्यू बढ़ने की संभावना, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करें इनके प्रॉफिट की, दिसंबर 2021 में 37.69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। मार्च में कंपनी को 204 करोड़ का लॉस हुआ। जून में 2430 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट के पीछे वजह थी कि इनको एक अदर इनकम मिली है। वैसे सितंबर में इनका प्रॉफिट बढ़ के 57.43 करोड़ तक पहुंच गया, और दिसंबर में ये 78.36 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले एक साल में प्रॉफिट दुगुना हुआ है, और जिस तरह से ये आंकड़े इशारा करेगा आने वाले समय में एक शानदार रिजल्ट और देखने को मिल सकता है। तो क्वार्टर 4 के बाद एक शानदार तेजी की शुरुआत भी हो सकती है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उसको बने रहना चाहिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से वर्ड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।